हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग कर्नाटका की जो रूलिंग आई है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये जजमेंट है डॉक्टर रवि प्रसाद के केस में दी गई है। यहाँ पे बेसिकली जो डॉक्टर रवि प्रसाद जी थे उनकी बहुत सारी पैसिव इनकम्स थी, जैसे यहाँ पे इंटरेस्ट की इनकम हो गई, रेंटल इनकम हो गई, या फिर और कई तरह की इनकम थी जो एडवांसेस पे होती है, लोन्स पे होती है, या फिर कोई डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट कर रखी है। यानी कि जो कोई भी पर्सन, जो भी एक इंडिविजुअल है जो अपनी एक इंडिविजुअल इनकम अर्न कर रहा है, तो उसकी जो भी इनकम आ रही है वो क्या एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड की जाएगी, और एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड की जाएगी तो क्या वो जीएसटी के अंदर लायबल टू बी रजिस्टर्ड है, यानी कि वो उसको रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ये रूलिंग है, क्योंकि इसमें जो भी आपकी जो नॉर्मल इनकम है उनके उनके बारे में जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी को यहाँ पे बहुत ही डीपली आंसर किया गया है। सो बेसिकली हम जो मेन पॉइंट्स हैं यहाँ पे डिस्कस करते चलेंगे, उनको डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो पॉइंट दिया गया है, अप्लीकेंट ने एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है जो कि एक नॉर्मल आईटीआर फाइल करता है एंड इन रिसिप्ट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ इनकम रेवेन्यू मेंशन्ड एज अंडर। सो हमने देखा कि जो जिसने एडवांस रूलिंग लिया हुआ एक अनरजिस्टर्ड पर्सन था, और उसने यहाँ पे जो सबमिशन किया है कि उसके पास इनकम आती है पार्टनर सैलरी, जो कि एक पार्टनरशिप फर्म से आती है जिसमें वो पार्टनर है, और सैलरी आती है डायरेक्टर एज ए डायरेक्टरशिप, जो कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में डायरेक्टरशिप है, और इंटरेस्ट इनकम आती है ऑन द पार्टनर्स फिक्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड टू द पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और इंटरेस्ट इनकम ऑफ द पार्टनर्स वेरिएबल अकाउंट्स क्रेडिट टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो कि नॉर्मली करंट अकाउंट के अंदर क्रेडिट होती है। सो इंटरेस्ट इनकम आती है जो भी जो लोन दे रखे हैं, इंटरेस्ट इनकम एडवांसेस से भी आती है, इंटरेस्ट एक्यूमुलेटेड ऑन अलॉन्ग विद द डिपॉजिट्स फिक्स एसेट्स या फिक्स डिपॉजिट, यानी कि जो एफडी करा रखी है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट एक्रूड है क्या वो उसको एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड किया जाएगा। इंटरेस्ट इनकम ऑन डिपॉजिट एफडी जो रिसीव्ड है, एक्चुअली रिसीव हो चुकी है, या फिर जो एक्रू है, दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया यहाँ पे। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिवेंचर्स या फिर इंटरेस्ट एक्यूमुलेटेड ऑन डिवेंचर, जो कि एक्रूल बेसिस पे एक्यूमुलेट हो रहा है। इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस एफडी। सो इंटरेस्ट जो भी डिफरेंट टाइप के इंटरेस्ट दिए गए हैं, कि डिफरेंट सोर्सेज जितने भी सोर्स हैं सभी सोर्स की इनकम को यहाँ पे डिस्क्लोज किया गया है। इंटरेस्ट इनकम ऑन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिटेड ऑन पीएफ अकाउंट, एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट लॉन्ग विद प्रिंसिपल रिसीव्ड ऑन क्लोजर ऑफ पीएफ अकाउंट, यानी कि पीएफ अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी इनकम आ रही हैं जो वो वहाँ पे आप नॉर्मली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं यहाँ पर, और लास्ट में आपको रिसीव हुई है। या फिर इंटरेस्ट इनकम ऑन पीपीएफ अकाउंट, इंटरेस्ट इनकम ऑफ नेशनल पेंशन स्कीम से जो इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, या जो पीपीएफ से रिसीव हो रहा है, ये नॉर्मली जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उन सभी के बारे में यहाँ पे आंसर किया गया है। सो बहुत ही मेजर जजमेंट है ये। रिसिप्ट ऑफ मैच्योरिटी प्रोसीड्स ऑफ एलआईसी पॉलिसीज, या फिर डिविडेंड ऑन शेयर्स जो आप रिसीव कर रहे हो, और रेंट ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी जो एक तरह बेसिकली एक पैसिव इनकम है। ये सारी पैसिव इनकम्स हैं, उनके बारे में यहाँ पे फाइनल रूलिंग दी गई है। रेजिडेंशियल रेंट आ रहा है, या फिर दो तरह के रेंट है, एक कमर्शियल प्रॉपर्टी से आ रहा है, एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से आ रहा है। और लास्ट है कैपिटल गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर्स, यानी कि ये जो नॉर्मल किसी भी पर्सन की आईटीआर होती है उसकी इनकम के पार्ट्स हैं। अगर ये जीएसटी के अंदर एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड कर लिए जाते हैं तो यहाँ पे किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन की जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी खड़ी हो जाएगी। सो यहाँ पे वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। पहले जो है इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। सो यहाँ पे बताया गया कि एप्लीकेंट इज इन रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज एज मैंशनड एट पैरा नंबर 2। जो भी हमने ऊपर जो वन बाय वन डिस्कस किए थे वो सी से लेके पी तक जितने भी इंटरेस्ट इनकम आपने रिसीव की है, ऑल इंटरेस्ट इनकम आर आउट ऑफ द डिपॉजिट्स और लोन्स एक्सटेंडेड बाय द एप्लीकेंट्स, यानी जितने भी लोन्स और डिपॉजिट्स यहाँ पे दिए हैं उनके ऊपर यहाँ पे ये इंटरेस्ट इनकम अर्न की गई है। द सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सटेंडेड डिपॉजिट्स लोन्स और एडवांसेज इन सो फॉर एज द कंसिडरेशन एज रिप्रेजेंटेड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट और डिस्काउंट अदर देन इंटरेस्ट इन्वॉल्व इन द क्रेडिट कार्ड सर्विसेज फॉलिंग अंडर SAC 9971 are exempted under the entry number 27A of the notification number 12/2017 central tax dated 28 जून 2017। यानी कि जो भी आप जो इंटरेस्ट इनकम रिसीव की है, जो अपने सर्विस दी थी, यानी कि जो अपने जो अपने लोन्स और एडवांस दिए थे उनके बदले में आपने जो इंटरेस्ट इनकम रिसीव की है, और वो इंटरेस्ट इनकम आपकी जो क्रेडिट कार्ड सर्विसेज हैं उससे अलग है, तो वो जो इंटरेस्ट इनकम होगी वो 9971 के अंदर फॉल करेगी, और वो एग्जेम्प्टेड है बाय वे ऑफ एंट्री नंबर 27A ऑफ द नोटिफिकेशन नंबर, जो भी एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन नंबर है
12/2017 सेंट्रल टैक्स, जो कि 28 जून 2017 को इशू किया गया था। सो जितनी भी अपनी जो इंटरेस्ट इनकम दी गई थी यहाँ पे सी से लेके पी तक, वो सारी यहाँ पे एग्जेम्प्ट दी गई हैं। Thus, the interest earned by the applicant out of the deposits, loans or advances extended the amount to consideration and is exempted by virtue of entry number mentioned supra, जो ऊपर मेंशन की गई है। Therefore, in the instance case, extending the deposits, loans or advances by the applicant is nothing but the exempted service, and the actual amounts of deposits, loans or advances become the value of services। जो भी आपने जो भी कंसिडरेशन रिसीव किया है वो वैल्यू ऑफ सर्विस यहाँ पे बन जाएगी। Thus, these amounts are to be included in the aggregate turnover for the registration under the provisions of GST Act। So, जो एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन है GST एक्ट के अंदर, उसमें जो एग्जेम्प्टेड टर्नओवर है उसको यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। लेकिन एग्जेम्प्टेड टर्नओवर को इंक्लूड तो किया गया है, लेकिन किसी पर्सन की अगर प्योरली एग्जेम्प्टेड इनकम है यानी कि एक्सक्लूसिव एग्जेम्प्टेड इनकम है, तो उसको वहाँ पे 23 के अंदर यहाँ पे एग्जेंशन दी गई है कि जो भी कोई पर्सन प्योरली एग्जेम्प्ट इनकम अर्न कर रहा है, जिनकी 100% एग्जेम्प्ट इनकम अर्न कर रहा है, तो उसको वहाँ पे GST की रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी से यहाँ पे छूट दी गई है कि सेक्शन 23 जो रजिस्ट्रेशन चैप्टर के अंदर फॉल करता है। नेक्स्ट जो यहाँ पे जो पार्टनर सैलरी जो यहाँ पे पार्टनर्स को रिसीव की गई है फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म्स, उसके बारे में डिस्कस किया गया है। द एप्लीकेंट इज इन रिसिप्ट ऑफ सर्टेन अमाउंट टर्म्ड एज पार्टनरशिप सैलरी फ्रॉम द फर्म वेयर द एप्लीकेंट इज आल्सो ए पार्टनर। द एप्लीकेंट हैज़ नॉट फर्निश एनी डॉक्यूमेंट्स रिलेवेंट टू द इशू सच ए कॉपी ऑफ एग्रीमेंट, अपॉइंटमेंट ऑर्डर एटसेट्रा, सो एज टू डिसाइड वेदर द एप्लीकेंट इज एन एम्प्लॉय ऑफ द पार्टनरशिप फर्म और नॉट। सो यहाँ पर जो बेसिक डिसाइडिंग फैक्टर जो पार्टनरशिप सैलरी की टैक्सेबिलिटी के लिए लिया गया है कि क्या वो पार्टनर उस पार्टनरशिप फर्म में एज ए एम्प्लॉय काम कर रहा है या फिर एज ए यहाँ पे कोई पेइंग कैपेसिटी में या फिर कोई अदर कैपेसिटी में काम कर रहा है, मतलब एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट है या नहीं उस पार्टनरशिप फर्म के साथ, यानी कि एक्टिव पार्टनर है या नहीं उस पार्टनरशिप फर्म में। इन केस द एप्लीकेंट इज ए वर्किंग पार्टनर एंड इज गेटिंग सैलरी, देन सेड सैलरी इज नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स और नॉर ए सप्लाई ऑफ सर्विस इन टर्म्स ऑफ क्लोज 1 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ GST एक्ट। यानी कि जो भी एम्प्लॉयर को सर्विस दे रहा है इन द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट, वो शेड्यूल 3 के अंदर ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स है ना वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। फर्दर, इन केस इफ द एप्लीकेंट इज इन रिसिप्ट ऑफ अमाउंट टुवर्ड्स his share of profit from the said partnership firm, then also the said income is not under the purview of GST, as the share of profit is nothing but the application of money, and hence the said salary is not required to be included in the aggregate turnover for register under provisions of द एक्ट। यानी कि जो भी चाहे वो पार्टनरशिप फर्म से सैलरी रिसीव कर रहा है या फिर कोई प्रॉफिट रिसीव कर रहा है, दोनों ही शेड्यूल 3 के अंदर फॉल करते हैं। वो ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स है ना वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज हैं, तो उसको एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जाएगा। सो जो नेक्स्ट पॉइंट्स हैं हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।